अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बूट कैम्प 2021 की क्लास नंबर 14 है और आज की क्लास के अंदर आज ये हम देखेंगे कि किस तरह हम एक रेस्ट एपीआई को सीडीके की मदद से बनाएंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। हम किस तरह रिस्पांस यानी रिक्वेस्ट भेज के उसके अगेंस्ट जो रिस्पांस आएगा वो किस तरह गेट करेंगे। तो आज की क्लास के जो लीड हैं सर इनाम हमारे साथ हैं। सर इनाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर कासिम, और बाकी सब लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास वालेकुम शुरू कर। अस्सलाम। जी सर। तो आज की क्लास को फिर हम स्टार्ट करते हैं और सिंपल हमारे पास जो प्रोजेक्ट है स्टेप 004 है। तो उसमें हम एक रेस्ट एपीआई बनाएंगे, डायनामोडीबी से कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी उसके लिए क्या क्या हमें काम करने। तो कोड को रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट से मुझे दिएगा। जी सर इनाम, किस तरह हम स्टार्ट करें उसकी कमांड से? डायरेक्टली पहले मैं डिप्लॉय कर लूँ उसके बाद आप करेंगे उसको प्रेजेंट, या डायरेक्टली इसकी पाइपलाइन कि किस तरह ये वर्क फ्लो कोड का है? बेसिकली हम आइडिया से डिस्कस करना शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट में दिया क्या गया था। बच्चों से पूछते हैं उन्होंने कुछ एफर्ट किए हैं। अगर किसी ने कुछ एफर्ट किए हैं, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। देन फिर हम इस कोड से, जो कल्ला वेस्ट में बेसिकली लिखा है, तो हम बेसिकली इस कोड से शुरू करते हैं। जी सर बिल्कुल। तो कोई किसी ने इसके ऊपर काम किया अहमद और मुख्तलिफ हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अहमद, जैन, अली हैदर। किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो असल में हमें करना क्या था, ये हम देखते हैं। हमारे पास एक एपीआई थी जिसका नाम था सिंपल बुक एपीआई। आपको इसकी रेप्लिका बनानी थी। कुछ याद आया? इसको हमने लास्ट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करके भी देखा था, इस एपीआई को यूज़ किया था पोस्टमैन के थ्रू। जी दोस्तों। यस सर। तो इसकी थोड़ी समरी बता दें अहमद, क्या था इसमें, हमने क्या किया था? सर इसमें हमने डिफरेंट तरह की एपीआई जो थी वो यहाँ से हमने उठाई थी और वहां पर चलाकर हमने चेक की थी कि किस एपीआई पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। और हमने उसके अंदर क्यूरीज वगैरह भी की थी इसी एपीआई के अंदर, मतलब कि इस रेपो को देखते हुए हमने सारा काम किया था इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अब आपको इसके ऊपर खुद से कोड करना है। और ये कोड क्योंकि हमारी यानी एक यानी अवेज है, उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो इसको हम अभी डिप्लॉय करके देखेंगे। लेकिन हम सबको कोशिश करनी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि ये कोड हमें खुद यानी लिखना है, खुद समझ के लिखना है। ठीक है? तो हम इसके कोड की कमांड्स वही सिंपल है कि भाई आप पहले यानी कंपाइल वगैरह करते हैं और फिर आपका प्रोजेक्ट चलता है, तो पहले हम बिल्ड चलाते हैं, npm run build। कुछ याद है ये कमांड किस तरह चलती है बिल्ड की? सर npm रन बिल्ड तो आई थिंक वो जो ट्रांसपाइल कर देता है, मतलब कि हमारा जो कोड होता है उसे ट्रांसपाइल कर देता है। तो ये क्या यूज़र डिफाइंड कमांड होती है या
पहले से डिफॉल्ट कोई कमांड है? सर वैसे तो जब हम चलाते हैं उसके लिए लैंग्वेज करके टाइप स्क्रिप्ट करते हैं तो वो उसके अंदर खुद सेट हो जाती है, लेकिन हम इसे चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बिल्कुल ऐसा ही। तो बेसिकली जैसे ही npm रन हम करते हैं तो क्या होता है अहमद, कहाँ पे जाते हैं और ये कमांड कहाँ पे लिखी होती है? सर आई थिंक कॉन्फ़िग की फाइल में या पैकेज डॉट डॉट जेसन। नो सर, पैकेज जेसन। यस सर, ठीक, ये रही है कमांड। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमें जो कमांड चलानी है ये आपके पास क्लाउड वॉच होता है। इससे आपके जो भी लॉग जनरेट हो रहे होते हैं, आपकी जो भी यानी जॉब एग्जीक्यूट हो रही होती है AWS के ऊपर, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं उसके, यानी क्या लॉग जनरेट हुए हैं, कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, क्या एरर जनरेट हुए हैं। तो ये सारी की सारी, क्योंकि मुझे अभी क्लाउड वॉच पे नहीं देखना तो इस वजह से मैं ये कमांड नहीं चला रहा। ठीक है, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप इसको चला सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग वगैरह इसके ऊपर लिखी हुई है, तो यूनिट टेस्टिंग के लिए ये सिंपल सी कमांड है। यहाँ पे जो एरर्स आए हैं उनको हम देखते हैं। सर ये सारे मॉड्यूल्स नहीं हुआ है प्रकाश सर। हम npmi कर लें, npmi कर लें प्रोजेक्ट में, आपके पास नोड मॉड्यूल्स नहीं है। ठीक है, npm i नहीं, टेस्ट रन नहीं करें सर। टेस्ट की नीड नहीं है अभी टेस्ट इसमें। केसेस लिखे हैं क्या इसने? टेस्ट केसेस लिखे हुए इसने? आई थिंक लिखे हुए जो ये कह रहा वन फेल। सही है, एक फेल हुआ है, एक टोटल है। देखिए कुछ कंपाइलेशन एरर्स भी हैं, फाइल्स वगैरह मिसिंग है। छोड़ देते हैं टेस्ट को, हम बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। ओके, बेस्ट है। ठीक है, ये जितनी देर में डिप्लॉय हो रहा है हम जो है कोड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। कोड के बारे में जो है ना, आई थिंक हम पहले भी जो है ना एक बहुत थोरो जिसमें हमने जो है मैंने और सरकासन ने एक छोटा सा जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट ग्राफक्यूएल पे भी सेम और सेम ही रेस्ट एपीआई पे हमने बनाया था, और उसको बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स पे हमने डिस्कस किया था। लेट्स सी कि हम इस प्रोजेक्ट की बेसिकली रेस्ट एपीआई को डिस्कस करेंगे तो कैसे होगा। अच्छा सर, नाम आपके पास कंट्रोल है मेरे यानी डेस्कटॉप का, तो आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि हम जो स्टार्ट लेते हैं वो जो है बेसिकली लिब के फोल्डर से लेते हैं। लिब के फोल्डर में डिफाइन होता है कि बेसिकली जो सीडी के स्टैक डिप्लॉय होगा, फुल स्टैक हमारा, वो कैसे जो है बेसिकली काम कर रहा है, या उस स्टैक में क्या क्या चीजें शामिल हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है कि जो है बेसिकली मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हमें AWS CDK के। इसके अलावा कुछ मॉड्यूल्स जो है CDK के API गेटवे के जो है वो बेसिकली लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं। इसके अलावा लैम्डा कोर जो है इंपोर्ट किया है, और DynamoDB के बेसिकली टेबल और एट्रीब्यूट टाइप को जो है बेसिकली
इंपोर्ट किया है। इन कॉन्टेक्स्ट सबको पता है आई थिंक। कोई ऐसा है जिसको ये ना पता हो कि रेस्ट एपीआई हम किस काम के लिए लिख रहे हैं, यानी जो रेस्ट एपीआई डिप्लॉय होगी वो बेसिकली किस एंटिटी के मुताबिक है। सर ओके ये उसी तरह है ना जिस तरह हमने बुक की बनाई थी। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो बुक की एपीआई से हमने लास्ट टाइम जो है पोस्टमैन से कम्युनिकेट किया था, टेस्ट किया था, वही एपीआई हमने खुद लिखी है, बेसिकली ओएस ने लिखी है। हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो है बेसिकली सेम एपीआई कि एक बुक क्रिएट हो सकती हो, एक बुक एडिट हो सकती हो, या जो है बेसिकली एक बुक को मैं रिट्रीव कर सकता हूँ अगर मेरे पास उसकी प्राइमरी की मौजूद है, या फिर मैं लिस्ट ऑफ बुक्स ले सकूँ। तो वो काम जो है हमने बेसिकली बुक एपीआई सर्वर से जो बेसिकली वो जो है देखा था लास्ट टाइम कि हम पोस्टमैन को जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वही अगर रेस्ट एपीआई हमें खुद लिखनी हो तो हमें क्या काम करना होगा, ये प्रैक्टिस जो है बेसिकली उससे मुताल्लिक। तो सीडीके का प्रोजेक्ट है, सीडीके का स्टैक जो है वो फिर हमें जो है बेसिकली सीडीके की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, हमने अपनी कोई क्लास बनानी है जिसको इंपोर्ट करना है, सॉरी इनहेरिट करना है सीडीके डॉट स्टैक क्लास से। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है बेसिकली हम अपना पूरा स्टैक डिफाइन करते हैं कि जो है सीडीके का जब ये बेसिकली कोड रन होगा, सीडीके बेसिकली इसको क्लाउड फॉर्मेशन स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट करेगा, तो कौन कौन सी रिसोर्सेज क्रिएट करनी है और उन रिसोर्सेज का आपस में कनेक्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो है इसके अंदर जो है कनेक्शन किन किन चीज़ों का क्रिएट होगा आपका। जैसे सबसे पहले हमने लैम्डा देखा था, एडब्ल्यूएस लैम्डा, तो हमने ये देखा था लैम्डा को एक्सेस करने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए होता है। तो अगर रेस्ट एपीआई बना रहे हैं तो उसका ट्रिगर जो है हम एपीआई गेटवे के जरिए दे रहे हैं। तो इसका मतलब लैम्डा क्रिएट होगा, एपीआई गेटवे क्रिएट होना चाहिए, दोनों की आपस में बाइंडिंग होनी चाहिए कि किस रिसोर्स के लिए, किस यूआरएल के लिए या किस एंड पॉइंट के लिए कॉल आएगी तो कौन सा लैम्डा को इन्वोक करना है। देन इसके अलावा आपके पास जो है बेसिकली इसमें डायनामोडीबी के टेबल क्रिएट होंगे, डायनामोडीबी के टेबल क्रिएट होके एक रोल डिफाइन होगा जो लैम्डा को असाइन हो जाएगा, उस रोल को अलाउ होगा कि वो डायनामोडीबी के ऊपर रीड और राइट का एक्सेस रखता है। तो ये टोटल स्टैक है हमारा जो कि हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने डायनामोडीबी का जो है बेसिकली एक न्यू टेबल इंस्टेंस क्रिएट किया। इसके अंदर डायनामोडीबी जब हमने डिस्कस किया था तो आपको याद होगा कि हमने उसमें बात की थी कि एक प्राइमरी की होती है जिसकी मदद से अगर आप सर्च करें तो वो जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के डोमेन में अगर हम बात करें तो आइडियली जो है वो सिंगल जो है एग्जैक्टली जो है उसको पता होता है प्राइमरी की के अगेंस्ट में कि मुझे किस मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाना चाहिए, और वो डेटा उठाकर बगैर बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ट्रैवर्स किए आपको वो डेटा दे देता है। देन हमने उसमें जो है बेसिकली उसकी टाइप बताई कि जो प्राइमरी की है जिसका नाम बुक आईडी है उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है और टेबल का नाम जो है वो बुक्स होगा। उसके बाद हमने लैम्डा क्रिएट किया। अच्छा लैम्डा जो है अगर आप देखें तो इसमें जो है वो मल्टीपल लैम्डा क्रिएट है। आपके पास दो किस्म की अप्रोचेस यूज होती हैं इस वक्त, और दोनों में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट है कि कौन सी अप्रोच बेहतर है। एक अप्रोच ये है कि मैं अपने जो है वो सर्विस लेवल के ऊपर पार्टीशन करूं, और एक लैम्डा के अंदर मैं जो है बेसिकली अपना एचटीटीपी सर्वर क्रिएट कर दूं जिसमें मेरे पास एचटीटीपी एंड पॉइंट्स बाइंडेड हों। फॉर एग्जाम्पल मेरी पूरी बुक की का जो है जो भी काम होना है बुक का वो सारा एक ही एचटीटीपी सर्वर से हो रहा हो, तो उसके लिए मैं जो है एक एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करूं लैम्डा के अंदर और उसमें जो है एंड पॉइंट्स डिफाइन कर दूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं बेसिकली एपीआई गेटवे के अंदर जो है वो मल्टीपल एंड पॉइंट्स रजिस्टर करूं और जितने जो है बेसिकली ऑपरेशंस हैं भले एक ही एंटिटी के ऊपर है, हर ऑपरेशन का एक लैम्डा क्रिएट कर दूं। अभी जो हम कोड डिस्कस करें इसके अंदर ये अप्रोच यूज की गई है कि हर ऑपरेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट लैम्डा फंक्शन जो है वो क्रिएट किया गया है। अच्छा ये आपको पता है प्राइसिंग मॉडल में कि लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के ऊपर चार्ज नहीं होता, लैम्डा फंक्शन की रिक्वेस्ट के ऊपर चार्ज होता है। तो आपके पास जो सबसे बड़ा बॉटलनेक आएगा इस सूरत में, अगर आपका डोमेन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि आपके लैम्डास बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, आपके सर्वरलेस फंक्शंस बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे। आपको ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि मुझे
इस काम के लिए कौन से वाले लैम्डा फंक्शन को देखना चाहिए। और अगर आप सर्विस लेवल पर आइसोलेशन करेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता होगा मेरी सारे बुक के एंड पॉइंट्स जो है ना वो इस वाले लैम्डा में, मुझे इस वाले लैम्डा को जाके देखना है इसमें HTTP सर्वर के ऊपर फला फंक्शन में ये काम हुआ होगा या फला कंट्रोलर जो है हैंडलर में ये काम हुआ होगा कि बुक सारी गेट करनी है, उसमें कोई मसला आ रहा है तो मुझे वहां जाके देखना है। हर ऑपरेशन के लिए लैम्डा क्रिएट होगा, तो बड़े डोमेन्स में ये जो है वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है, आपके लिए मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन आपने जो है बेसिकली यहाँ पर मेमोरी साइज डिफाइन कर दिया कि लैम्डा जो है वो मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या होगा। मैक्सिमम मेमोरी साइज के ऊपर आपकी जो है वो पर आवर कॉस्ट जो है वो वेरी करती है। अगर आप मेमोरी साइज बढ़ाएंगे लैम्डा का, आई थिंक जो लास्ट मैंने देखा था, इस वक्त मुझे कंफर्म नहीं है, लास्ट मैंने देखा था कि आप 4 GB तक जा सकते हैं। अभी फिलहाल हमने ये देखा है कि हमारे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हाई नहीं चाहिए अब स्केल में वर्टिकली, तो हमने जो है उसको 1 GB का जो है वो मेमोरी साइज जो है वो डिफाइन कर दिया। और ये लैम्डा क्या है, ये क्या लैम्डा डिफाइन कर रहा है बेसिकली, सॉरी एग्जीक्यूट होगा जब गेट ऑल बुक्स ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਸੀਮ आप ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਸੀਮ ये सवाल था या उनका माइक गलती से म्यूट हो गया था? सर आई थिंक गलती से अनम्यूट हुआ था। सही है, आई थिंक वो किसी और से बात कर रहे थे, उनका माइक गलती से अनम्यूट हो गया था। ठीक है, तो हमने मल्टीपल लैम्डास क्रिएट कर दिए। सरकासिम टॉप में कोई और विंडो आ गई है, जरा प्लीज इसको हटा सकते हैं, जज़ाकल्लाह। ठीक है, हमने इस लैम्डा फंक्शन को नाम दे दिया हमने कि गेट ऑल बुक्स का है ये। देन जो है हमने एक और लैम्डा डिफाइन किया जिसका नाम है गेट वन बुक। अच्छा, इसमें हमने ये बता दिया कि लैम्डाज के फोल्डर के अंदर गेट ऑल बुक्स के नाम की फाइल में हैंडलर नाम का जो है वो फंक्शन होगा, उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, यहाँ पर जो है गेट सिंगल बुक के लिए, वन बुक के लिए हमने कह दिया कि लैम्डाज के फोल्डर में गेट वन बुक के अंदर हैंडलर नाम का फंक्शन है, उसे इन्वोक करना है। और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कुछ हमने डिफाइन कर दिए कि ये जब लैम्डा क्रिएट होंगे तो इसकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इनमें ये वाले जो है इस नाम का इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट होगा और उसकी ये वैल्यू होगी। यहाँ तक कोई क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या जो है किसी को कोई सवाल? जी सर, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्या क्यों जरूरत पड़ती है सर? ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है आपके, जब मुझे मशीन को कोई डेटा पहुंचाना है, आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल किया जिसने कहा है कि पाथ में जाओ और जो है ना या अपने इन्वायरमेंट में जाओ और ये जो है वो आप सिस्टम वेरिएबल्स में या यूजर वेरिएबल्स में जाकर ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर दें? जैसे जुपिटर नोटबुक को फोल्डर में सॉरी, कुछ दोबारा बोलिएगा सर। जुपिटर नोटबुक किसी खास फोल्डर में यूज करनी हो तो वहां पे जाके करना पड़ता है वो चीज। आई डोंट थिंक कि जुपिटर नोटबुक किसी दूसरे फोल्डर में यूज करने के लिए मुझे कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत है। बस जुपिटर नोटबुक का पाथ सेट होना चाहिए। कभी जावा इंस्टॉल की हो आपने तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये कहते हैं कि जावा अंडरस्कोर होम के नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दो। अच्छा सर कासिम, जरा सा टर्मिनल खोल सकते हैं? जी सर। मैक में, लिनक्स में और विंडोज में ना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के ना डिफरेंट तरीके हैं और डिफरेंट तरीकों से जो है ना वो एक्सेस होता है। यहाँ पर डॉलर पाथ करिएगा सर। सर कंट्रोल आपके पास? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। जस्ट पाथ से आएगा पी कैपिटल। एक मिनट सर, एक मिनट। पाथ ना ऑल कैप्स में असल में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि जो बेसिकली ये पाथ जो है ना ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो पाथ्स जो है एनवायरनमेंट के, फॉर एग्जांपल जो है होम कासिम .nvm वर्जन नोड और उसके अंदर बिन का पाथ सेट है। तो अब बिन के अंदर कोई भी प्रोग्राम मौजूद है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं ये फुल कंप्लीट नेम दूं और फिर उसके बाद जो है ना वो एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम है उसका नाम दूं। तो पाथ इज टाइप ऑफ वन इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल की किस्म है, मतलब ये आप कह सकते हैं ये खुद एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है।
इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो है वो की और वैल्यू होते हैं, और आपकी इन्वायरमेंट जैसे ही लोड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो जो है बेसिकली मेमोरी में लोड हो जाते हैं, आप उनको बेसिकली उस वक्त गेट कर सकते हैं। सर ये हम ठीक है, इसे कह सकते हैं कि जिस तरह ओथ के लिए हमें एक एनवायरनमेंट की चाहिए होती है, ये उसी की तरह की चीज है। किसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए होती है? मतलब ओथ के लिए, या ओथ जब देनी होती है लॉगिन के लिए, उस तरह की टोकन टाइप की चीज है ये। नहीं नहीं, बेसिकली ऐसे समझें कि मुझे जो है ना अपनी जब एप्लीकेशन रन हो रही हो तो उसको कुछ डेटा कीज की मदद से पास करना है। फॉर एग्जांपल कनेक्शन स्ट्रिंग है। अब अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है 2 या 3 डेटाबेसेस से बात कर रही हो, जैसे सेशन मैनेजमेंट के लिए या बहुत फास्ट जो डेटा एक्वायर करना है आपको, उसके लिए आप की वैल्यू पेयर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, रिडिस या मेमकैच, उसका कनेक्शन स्ट्रिंग आपने एक डिफरेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर दिया। अब जैसे मैंने कहा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स उस वक्त लोड हो जाते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इन्वायरमेंट को लोड करता है, यूजर की इन्वायरमेंट सेटिंग्स को लोड करता है। तो अब जब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोड हो गए मेरे साथ, तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर, हर प्रोग्राम में डिफरेंट टेक्निक होती है लेकिन सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नोड जेएस में जैसे मैं प्रोसेस डॉट env और फिर उसके बाद डॉट दे के इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम लिखूं तो मुझे उसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगी। तो अब फायदा क्या है कि मुझे प्रोग्राम के अंदर जो है अपने हार्ड कोड नहीं करना कनेक्शन स्ट्रिंग। आज मैं मोंगोडीबी के जो है ना एमलैब के इंस्टेंस के ऊपर जो है वो अपना डेटाबेस अगर डिप्लॉय कर किया हुआ है, बाद में मैं कंपोज के ऊपर चला जाऊं या किसी और जो है वो मोंगोडी एडब्ल्यूएस की जो है ना कोई इंस्टेंसेस के ऊपर अपना कस्टम क्लस्टर बना लूं मैं, तो मुझे सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज करनी होगी, सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा ऑटोमेटिकली। मुझे कोई कोड रीडिप्लॉय नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है और सिस्टम को बेसिकली एनवायरमेंट को रीलोड कर देना, ये ऐप को रीस्टार्ट कर देना। सिस्टम भी रिबूट करने की जरूरत नहीं, एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज की और जो है बेसिकली मैंने सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली जो है ना वो मुझे मिल जाएगा। बाज दफा ये होता है, बल्कि बाज दफा नहीं, यूजुअली जो है ना जब आप कंसोल लोड करते हैं, चाहे लिनक्स हो या जो है विंडोज हो, तो याद रखिएगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो है कंसोल के साथ लोड हो जाते हैं। आपने अगर एनवायरमेंट वेरिएबल में चेंज किया पीछे और कंसोल लोड हो चुका था, तो अक्सर वो जो है वो आपको ऐप में नहीं मिलता। तो बेहतर तरीका क्या होता है कि आप अपना कंसोल बंद कर दें और दोबारा कंसोल लॉन्च करें, तो वो नए वेरिएबल के साथ जो है नए वेरिएबल वैल्यूज के साथ जो है वो लोड हो जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल का काम, कि मैं जो है जब ऐप डिप्लॉय कर रहा हूँ तो वो उस एक आइसोलेटेड कंटेनर में या ओएस के अंदर जो है ये की वैल्यू जो है वो बेसिकली टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मैं की डिफाइन करता हूँ और उसकी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, और ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे कर रहा हूँ। देन मुझे लेकिन फायदा क्या होता है, मुझे मेरी एप्लीकेशन के अंदर वो डेटा मिल जाता है। देन हमने जो है बेसिकली हमने गेट वन बुक का जैसे लैम्डा था वैसे ही एड बुक का एक लैम्डा है, और फिर जो है हमने अपडेट बुक का एक लैम्डा क्रिएट कर दिया। तरीका सबका सेम है एक्चुअली, और सिर्फ जो है इनके हैंडलर में फर्क है, हैंडलर के नाम में फर्क है। उसी तरह से फिर डिलीट का लैम्डा क्रिएट किया हमने, और इन सबके इंस्टेंस वेरिएबल्स हमने जो है अपने पास होल्ड कर लिए। क्यों? क्योंकि हमें इनकी जो है बेसिकली एक तो हमें इनको असाइन करना था रीड राइट का रोल, और दूसरे एपीआई गेटवे से इनकी बाइंडिंग क्रिएट करनी। तो हमने जो है बेसिकली डायनामोडीबी के टेबल को बेसिकली हमने इन पांचों जो है लैम्डास को रीड राइट का रोल दे दिया कि इन पांचों लैम्डा में से कोई भी लैम्डा जो है वो रीड राइट कर सकता है डायनामोडीबी टेबल के ऊपर। अदरवाइज अगर आप देखें तो जैसे ये है गेट ऑल लैम्डा है या गेट वन लैम्डा है, इसको सिर्फ रीड रोल भी दे देना काफी है ना। तो लेकिन ये खैर इतनी क्रिटिकल बात नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा जो है वो हो कि नीड टू नो बेसिस, या जो है लीस्ट प्रिविलेज मॉडल कहलाता है एक ना सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स के अंदर, कि हमेशा किसी भी चीज को सिर्फ उतना रोल असाइन करो, उतनी प्रिविलेजेस दो
जितने की उसे ज़रूरत है। तो अगर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हों, मतलब बहुत ज़्यादा उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, तो आप जो है यहाँ जिक्र करने का मकसद ये है, तो उस सूरत में, उस प्रैक्टिसेस की सूरत में आप सिर्फ रीड डेटा का राइट दे सकते हैं। देन जो है एपीआई गेटवे से जो है उसकी लैम्डा इंटीग्रेशंस क्रिएट की हैं। फिर जो है रेस्ट एपीआई सर्वर बनाया है जो कि एपीआई गेटवे बना देगा, जिसका नाम बुक एपीआई होगा। और इस बुक एपीआई में जो है फिर डिफरेंट एंड पॉइंट्स क्रिएट कर दिए कि बुक्स के नाम का एक जो है वो एंड पॉइंट क्रिएट हो जाए, और उस एंड पॉइंट के ऊपर आप गेट पोस्ट के जो है वो फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। देन उसी तरह से जो है बेसिकली एक /id के साथ जो है ना एक जो है एंड पॉइंट क्रिएट हो जाए, जिसके ऊपर आप गेट, पैच और डिलीट, यानी मुझे अगर जो है सिंगल इंस्टेंस गेट करना है बुक का, तो मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा जहां मैं आईडी पास करूंगा। एडिट या डिलीट करना है तो मैं ये फंक्शन लैम्डास कॉल करूंगा। फिर ये एक जो है वो मॉक एपीआई का जो है वो फंक्शन है, जिसकी एज सच आपको इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप ये उस काम के लिए होता है मॉक इंटीग्रेशन, जब आप जो है बेसिकली टीम्स में काम कर रहे हैं और टीम जो है फ्रंट एंड की या जो इस एपीआई को यूज करेगी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और एपीआई रेडी नहीं है, तो आप जो है एक मॉक रिस्पॉन्स भिजवा सकते हैं उसको मॉक इंटीग्रेशन की मदद से। तो उस वक्त जो है आपको इसकी जरूरत पड़ती है मॉक इंटीग्रेशन की। फिलहाल इस सूरत में आपको जरूरत नहीं है, तो आप ऐड कोर्स ऑप्शंस जो है सारे कमेंट करके इस फंक्शन को यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ तक कोई भी बात जिसकी क्लेरिफिकेशन की जरूरत हो? ओके, आगे बढ़ते हैं, इन लैम्डा फंक्शंस को देख लेते हैं कि इन लैम्डा फंक्शंस में जो है डायनामोडीबी से इंटरेक्शन किस तरह से किया गया। डायनामोडीबी का टेबल क्रिएट हो गया जब आपने जो है बेसिकली क्रिएट टेबल का न्यू टेबल का फंक्शन कॉल किया था। यहाँ पर ठीक है, बुक्स के नाम से टेबल क्रिएट हो चुका है, जिसकी प्राइमरी की बता दी आपने और टेबल नेम बुक्स बता दिया आपने। देन उसके बाद जो है बारी आती है कि लैम्डास में क्या डिफाइन। लैम्डास के फोल्डर में आते हैं, वहां हमें पता है मल्टीपल फाइल्स होनी चाहिए। क्योंकि सर कासिम ने इसको ट्रांसपाइल किया है, तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट के साथ साथ जो है आपकी जावा स्क्रिप्ट फाइलें भी बन गई सेम नाम। ये एक बुक क्रिएट करने का फंक्शन है। प्राइमरी की में यहाँ पर हमने UUID v4 दिया हुआ है। UUID यूनिवर्सली यूनिक आईडी के लिए एक एक्रोनियम है। गुइड भी कहा जाता है इसको, जिसको ग्लोबली यूनिक आईडी कहते हैं या UUID भी कहते हैं, यूनिवर्सली यूनिक आईडी। इसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, V1, V2, V3, V4। इनको आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में देखना हो तो आप UUID के NPM मॉड्यूल पे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है कि V4 को जो है एज ए प्राइमरी की मोंगोडीबी वाले भी यूज कर रहे होते हैं और डायनामोडीबी वाले भी बहुत ज्यादा कॉमन यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज इस वक्त एग्जैक्टली सिंटेक्स मुझे याद नहीं है, लेकिन डायनामोडीबी में भी आप ये कर सकते हैं कि जो प्राइमरी की आपने डिफाइन किया वो सिक्वेंशियली एक नंबर बन जाए और वो ऑटोमेटिकली जो है एवरी टाइम जब आप नया रिकॉर्ड इंटर करें तो वो पिछले से +1 करके डॉक्यूमेंट को आईडी असाइन करें। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर एक बुक क्रिएट कर रहे हैं
जैसे हमने वहाँ देखा था कि एड बुक के नाम का जो है फाइल के अंदर हैंडलर के नाम का फंक्शन होगा, वो यहाँ पर मौजूद है। हमने उसमें ये कहा कि अगर बॉडी नहीं आई, यानी डेटा नहीं आया बुक क्रिएट करने के लिए, तो 400 का एक स्टेटस कोड भेज दो और बॉडी में ये मैसेज भेज दो। अदरवाइज हमने ये जो है एक बेसिकली वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉडी जो है वो स्ट्रिंगिफाइड आई है, तो उसको पार्स कर लिया स्ट्रिंग से जेसन के ऑब्जेक्ट में, और जो है उसको असाइन कर दिया हमने आइटम के अंदर। ठीक है, आई होप कि टर्नरी ऑपरेटर से आप लोग सारे फेमिलियर हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये क्या है, चेक कर रहा है कि अगर जो बॉडी आई है जो HTTP के मैसेज में पोस्ट में, वो अगर उसकी टाइप ऑब्जेक्ट है तो इवेंट डॉट बॉडी को डायरेक्टली असाइन कर दो आइटम में, और अगर उसकी टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंगिफाइड वर्जन में आई है, उसको जेसन ऑब्जेक्ट में पार्स करो और देन जो है वो आइटम में असाइन कर दो। ठीक है, फिर आइटम के अंदर प्राइमरी की एक जो है वो बेसिकली प्राइमरी की का नाम जो है यहाँ पर process.env से उठा लिया, जो कि बुक आईडी है, वहां पर हमने देखा था उसमें जो लैम्डा को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास किए गए थे की वैल्यू, अगर आपको याद हो तो दो थे, एक टेबल का नाम क्या है और एक प्राइमरी की क्या है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल है, की का नाम प्राइमरी की जहां पर है, उसकी वैल्यू जो है वो एक्चुअली बुक आईडी है। ठीक है, और टेबल के नाम में डायनामो टेबल के नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो टेबल नाम की है वो जा रही है जो कि बुक्स है। ठीक है, एड बुक पर थे हम, एड बुक पर आ जाते हैं दोबारा। अब आइटम के अंदर एक्चुअली कौन सी किस नाम की क्रिएट हो रही है, इस लाइन के ऊपर बुक आईडी के नाम की। हमने कहा आइटम के अंदर बुक आईडी की क्रिएट करो और उसमें जो है यूयूआईडी एक यूनिवर्सली यूनिक आईडी वर्जन 4 के जो है ना V4 के एल्गोरिथम की मदद से क्रिएट करो और उसको जो है बेसिकली आइटम की बुक आईडी के नाम आइटम के ऑब्जेक्ट में बुक आईडी की में असाइन कर दो। देन फिर डायनामोडीबी से कम्युनिकेशन का तरीका है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर टेबल का नाम डिफाइन करते हैं। अगर आप जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर, तो आइटम की के अंदर आप वो ऑब्जेक्ट जो है जो आपको असाइन करना है वो क्रिएट करना है वो इसमें असाइन कर देते हैं। देन जो है आप सीधे सीधे डीबी का पुट फंक्शन कॉल करते हैं। डीबी का पुट जो है वो बेसिकली इसको जो है पैरम्स को लेकर जाता है और वहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट अगर मौजूद ना हो तो उसको क्रिएट कर देता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर ठीक है, तो ये था आपका adbook.ts। उसके बाद इसी तरह से जो है getbooks है जिसके अंदर गेट वन बुक है। गेट वन बुक में आपके पास प्राइमरी की मौजूद होती है। प्राइमरी की जो है आपको बेसिकली उसमें मिलती है क्वेरी पैरामीटर में या पैरम्स में, जो 5 पैरामीटर होते हैं उसके अंदर जो है आपको आईडी की फील्ड में मिलेगी। उसी तरह से आपने टेबल का नेम बताया और आपने ये बताया कि मैं इस की के ऊपर जो है बेसिकली क्वेरी करने जा रहा हूँ। अच्छा याद रखिएगा डायनामोडीबी में दो ऑपरेशंस होते हैं। अगर आप किसी प्राइमरी या सेकेंडरी इंडेक्स के ऊपर जो है क्वेरी करने जा रहे हैं तो आप क्वेरी का फंक्शन कॉल करते हैं या गेट की जो डायनामोडीबी की फिलहाल लाइब्रेरी है उसके जरिए गेट का फंक्शन कॉल करेंगे जिसे ऑपरेशन को क्वेरी कहते हैं। और अगर आपके पास जो है बेसिकली वो है क्या नाम है इसका नॉर्मल क्वेरी है जिसमें कोई भी इंडेक्स की यूज नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको स्कैन का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था प्राइसिंग मॉडल AWS की हर सर्विस के लिए बहुत जरूरी है
कि आप जो है केयरफुली देख रहे हो। तो AWS DynamoDB में याद रखिएगा कि स्कैन की कॉस्ट जो है वो क्वेरी से बहुत मतलब हायर है। और हायर कितनी ज्यादा है ये डिपेंड करता है कि आपके टेबल का साइज, आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने ज्यादा हैं। जितना ज्यादा नंबर रिकॉर्ड्स स्कैन होंगे उतना आप ज्यादा पे कर रहे हैं। आई थिंक 4K जो रिकॉर्ड्स के ऊपर या 4KB डेटा के ऊपर रीड करने के ऊपर आपका जो है वो जो है वो रीड AU या कुछ ऐसे यूनिट है जो कि कॉल होता है। तो वो आप केयरफुली देख लीजिएगा। हमेशा DynamoDB में जब आप काम कर रहे हो तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी क्वेरीज को इंडेक्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही। अगर आपका प्राइमरी की जो है वो फुलफिल नहीं हो रही और आपकी फॉर एग्जांपल टेबल बुक्स के अंदर ही हम बात करें तो बुक्स की आईडी नहीं है आपके पास, आप ये देखना चाह रहे हैं कि 1920 नहीं, आप ये देखना चाह रहे हैं 2002 में जितनी बुक्स पब्लिश हुई थी उनकी लिस्ट मिल जाए। तो अगर आप इस तरह से एयर पब्लिश्ड के ऊपर जो है क्वेरी करेंगे और वो इंडेक्स नहीं है तो वो क्वेरी बहुत एक्सपेंसिव होगी आपके लिए, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी। लेकिन अगर आप उसी को आप देख रहे हैं कि ये बहुत फ्रीक्वेंट सर्च है आपका जो कि एयर पब्लिश के ऊपर आप सर्च कर रहे हैं, तो आप उसको सेकेंडरी इंडेक्स बना दें एयर पब्लिश को। उससे फायदा क्या होगा कि आपकी वो क्वेरी बहुत फास्ट भी हो जाएगी और चीप भी पड़ेगी आपको। देन आपने बस कुछ नहीं किया, गेट में पैरम्स पास किए जिसके अंदर आपने टेबल का नाम बताया हुआ है, किस की के ऊपर की का नाम बताया आपने और की वैल्यू बता दी। तो वो जो है उस की के मुताबिक जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लाकर आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया गेट 1 बुक। देन आपके पास है क्रिएट बुक, हमने देख लिया। ओके, देन जो है आपके पास गेट ऑल बुक्स हैं जिसमें हम जो है देखेंगे कि स्कैन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और यहाँ पर आपने सिर्फ ये बताया कि इस टेबल का नाम मैं बता रहा हूँ और कोई क्वेरी पास नहीं की। इसमें आप क्वेरी पास कर सकते हैं, उससे ये होगा कि जो रिटर्न रिकॉर्ड सेट होगा उसका साइज थोड़ा छोटा होगा। लेकिन आपको अगर आपने कोई की नहीं बताई तो होगा ये कि टेबल पूरा का पूरा स्कैन होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो जब टेबल पूरा स्कैन होगा तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जिससे मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बात की, उतना ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउनग्रेड होती चली जाएगी। ठीक है, देन आपने स्कैन किया, स्कैन के बाद जो भी रिकॉर्ड सेट आया था आपने वो रिटर्न कर दिया। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि आपने हमेशा यूजर एक्सपीरियंस में देखा होगा वेब एप्लीकेशंस में या मोबाइल एप्लीकेशंस में भी कि हमेशा जो है आपको एक लिमिटेड डेटा सेट रिटर्न होता है। और उस डेटा सेट के बाद जो है बेसिकली आप अगर नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहे होते हैं तो आपके पास या तो अब जो है बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट स्क्रॉल पॉपुलर हो गया कि आपके पास एक पेज साइज आ जाता है, स्क्रॉल पेज के टॉप पे आ जाता है और देन जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल 20 रिकॉर्ड्स का पेज साइज था तो आप 17 या 18 के ऊपर आते हैं तो अगला पेज जो है वो फैच होना शुरू हो जाता है, यानी अगले 20 रिकॉर्ड्स जो है आपके पास आ जाते हैं और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं। देन आप जब जो है अब 20 पहले थे, 20 मजीद आ गए, 40 रिकॉर्ड्स हो गए। जब आप 37 38 रिकॉर्ड के ऊपर स्क्रॉल करके पहुंचेंगे तो मजीद 20 फैच होकर आ जाएंगे। ये चीज कहलाती है कि आप पेजिनेटेड डेटा पेजिनेशन जो है वो बेसिकली एक कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को। तो पेजिनेशन के लिए डेटाबेस के ऑपरेशन को जरूरी है कि वो जो है स्किप और लिमिट के दो ऑपरेटर्स हैं जिनको जो है सपोर्ट कर रहा हो। DynamoDB में जो है लिमिट और स्किप जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप ये बताते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन आपको स्किप जो है वो जो है आपका स्किप का ऑपरेटर जहां तक मुझे याद पड़ता है, काफी दिन हो गया मुझे इसको काम किए हुए, नहीं होता। बल्कि ये बताता है, आप पहले बताते हैं मुझे 20 रिकॉर्ड दे दो, तो जब ये रिकॉर्ड देता है तो इसके बाद आपको एक आइडेंटिफायर देता है कर्सर का कि आपने इस पोजीशन तक का डेटा या इस रिकॉर्ड नंबर तक का डेटा आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगली दफा जब आप क्वेरी करते हैं ना तो आप बताते हैं वो पैरामीटर जो पिछली क्वेरी में आपको मिला था, जिसको वेरिएबल मतलब उस जो है वेरिएबल के लिए यानी उस वैल्यू के लिए एक फ्रॉम यूज करते हैं ये लोग, मैं उसका नाम भूल गया।
वो वैल्यू जो है अगली क्वेरी में आपको पास करनी होती है कि इस जगह से शुरू करना, इस रिकॉर्ड से शुरू करना और इस रिकॉर्ड से आगे के 20 रिकॉर्ड देना। तो अगला जो बेसिकली आपके पास रिकॉर्ड सेट आएगा 20 रिकॉर्ड्स का, उसमें फिर अगेन आपके पास जो है एक जो है वो मार्कर कह लें उसको अभी हम कि वो मार्कर मौजूद होगा कि यहाँ तक के 20 रिकॉर्ड आपको दे। तो अगली क्वेरी में फिर आपको वो मार्कर लेकर आना पड़ेगा। अदरवाइज सीक्वल में, मोंगोडीबी में मैं सीधे सीधे बोलता हूँ सिलेक्ट 10 या टैग 10 और स्किप 20 या स्किप 30, तो वो मुझे जो है वो बहुत आसानी, बहुत सिंपल टर्म में जो है वो बेसिकली स्किप और लिमिट जो है वो अप्लाई हो जाता है। अगली दफा मैं कहूंगा कि जो है ना, मैंने अभी 20 ले लिया, अगली दफा मैं कहूंगा स्किप 40 टेक 20 या सिलेक्ट 20, तो वो 40 स्किप करके जो है वो हमें 20 प्रोवाइड कर देगा। तो ये चीज आपको जो है DynamoDB में पता होनी चाहिए कि जब पेजिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक एडिशनल मार्कर आपको रिटर्न होता है क्वेरी के साथ, उससे आगे के रिकॉर्ड्स आपने जो है चूज करने, तो आपने वो मार्कर भेजना होगा कि इससे आगे के रिकॉर्ड्स मुझे जो है वो प्रोवाइड किए जाए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर ठीक है। गेट वन बुक देख ली हमने, गेट ऑल बुक्स देख ली, क्रिएट बुक देख लिया, देन डिलीट बुक है। डिलीट बुक में जो है आपने बेसिकली DynamoDB का ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिलीट का। उसमें आपने की बता दी कि इस की जो है रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। टेबल का नाम बताना है, की के पैरामीटर के अंदर आपने की हार्ड कोडेड आना है ऐसे ही। देन इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपने उस की का नाम बताना है। यहाँ पर की का नाम क्या है? बुक आईडी। आपने कहा एक ऐसा रिकॉर्ड जिसकी बुक आईडी की के अंदर जो पैरामीटर में बुक आईडी आई है वो है, वो रिकॉर्ड डिलीट करके रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पर जो आपने रिकॉर्ड जो बुक आईडी प्रोवाइड की होगी यूआरएल पैरामीटर में, वो जो है डिलीट हो जाए। देन आपका पैच है, अपडेट बुक है जो कि पैच फंक्शन के अगेंस्ट में जो है कॉल होगा। यहाँ पर आपने अपडेट का फंक्शन कॉल किया, डीबी जो लाइब्रेरी है आपका, जो मॉड्यूल है उसकी डीबी इंस्टेंस आपने यहाँ गेट किया होगा DynamoDB का। डीबी के अंदर क्लाइंट बनाते हैं हम एक्चुअली DynamoDB का, और जो है उसको क्रेडेंशियल्स पास करने होते हैं आपने, तो आपको उसका इंस्टेंस मिल जाता है लाइब्रेरी का। देन आपने जो है बेसिकली डीबी के जो भी फंक्शन है, जैसे हमने वहाँ गेट पुट देख लिया था अभी तक, डिलीट भी देख लिया, उसके साथ जो है अब अपडेट का फंक्शन है। इसको जो है आपने, अच्छा एक चीज कॉमन है कि आपने जो है एक मखसूस टाइप का जो है वो रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट बनाकर जो है वो DynamoDB के फंक्शंस को भेजना होता है, जिसके अंदर कुछ चीजें जो है वो हमेशा मौजूद होंगी। जैसे टेबल नाम की मौजूद होगी, अगर ऑपरेशन आप की के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो की मौजूद होगी। यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा जो है ना वो बाकी डेटाबेसेस की निस्बत जो है ये काफी ट्रिकी होता है। DynamoDB की जो है वो अपडेट क्वेरीज या जो है वो स्कैन के भी ऑपरेशंस में अगर आप क्वेरी पास करेंगे तो वो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। यहाँ पर आपने ये बताया है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के नाम की एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो है बेसिकली एक वैल्यू सेट करनी है आपने, और उसके ये एक तरह से जो है बेसिकली किसी भी किस्म के इंजेक्शंस को बचाने के लिए इस तरह की हम जो है वो एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ये लाइब्रेरी जो है, अगर कोई जैसे सीक्वल इंजेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंगल कोट है, डबल कोट है, बैकस्लैशेस हैं, उनको जो है वो स्केप कर देते हैं, या उसके जो है वो किसी बेसिकली कोड से कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो है कोई इंजेक्शन अटैक्स ना हो सके आपके पास। अच्छा, एडिटेड आइटम जो है यहाँ पर आपके पास, आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि बॉडी से आया हुआ है।
ठीक है, आपने क्या कहा है कि यहाँ पर जो वेरिएबल आपने बनाया फर्स्ट प्रॉपर्टी का, इसके अंदर जो है आपने एक्चुअल जो बॉडी ऑब्जेक्ट आई थी उसके अंदर से फर्स्ट प्रॉपर्टी की उठाकर जो भी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, ये स्टिल एक वेरिएबल है, ठीक है। और इस वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू जो है आपने लूप करके बॉडी से जो है वो अटैच कर दी कि बॉडी से जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर कीज आई थी वो सारी एडिटेड आइटम की कीज जो है वो आपके अपडेट एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो सेट की एक्सप्रेशन में चली जाए। देन आपने जो है वो पैरम्स का जब एक ऑब्जेक्ट बन गया तो आपने उसको पैरम्स को अपडेट को कॉल पास प्रोवाइड कर दिया और वो जो है अपडेट का ऑब्जेक्ट जो है अपडेट का फंक्शन कॉल होगा। तो आपका जो भी इस की में इस सॉरी इस की के अगेंस्ट में जो भी रिकॉर्ड की वैल्यूज थी वो ओवरराइट हो जाएंगी बेसिकली इस नए बॉडी में जो आपने कंटेंट भेजा है उस जो है वो कंटेंट के मुताबिक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, आई थिंक सारे डिस्कस हो गए। कोई रह गया? डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, क्रिएट हो गया, गेट वन और गेट ऑल हो गया, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए। इनमें से किसी भी ऑपरेशन के कोड में डायनामोडीबी के या किसी लैम्डा के कोड में कुछ भी जो है कंफ्यूजन हो, कुछ डिस्कस करना हो तो प्लीज बता दें। कोई सवाल है किसी और इस कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कोई सवाल है तो वो बता दें। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर कासिम ये डिप्लॉय हो गया? आई थिंक सर एरर आ गया था और ये कह रहा है कि नहीं, वो टेबल तो बना। ये था कि जो है ना चूंकि आपकी डायनामोडीबी पे इस रीजन में ये टेबल बना हुआ है तो उसने कहा था टेबल जो है ना नहीं बना सका हूँ, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। तो इसने यूआरएल फिर हमें या दिया बाकी नहीं, सब भी रोल बैक हो गया है? रोल बैक हो गया आई थिंक। अच्छा, आप एक काम करें, टेबल डिलीट कर दें तो फिर जो है ना दोबारा चला लेते। रोल बैक पूरा ही हो गया एक्चुअली ना ये। ओके, एरर आने की वजह से पूरा रोल बैक हो गया तो एपीआई गेटवे वगैरह सब डिलीट हो गया होगा आपके पास से। आपने अपना डायनामोडीबी का टेबल डिलीट कर दिया। जी सर। सर वैसे कंट्रोल आपके पास भी है, आप भी कर सकते हैं। ओ हाँ,
ठीक है सर, क्लियर है, डिप्लॉय कर दीजिएगा।
असल में शायद ये DynamoDB के टेबल में थोड़ा सा टाइम लगता है क्रिएट होने में, उसके इंडेक्सेस पॉपुलेट होने में। मीनवाइल आप देख सकते होंगे कि जो है ना लैम्डा और एपीआई गेटवे क्रिएट हो गए होंगे कंसोल पे आपके, और वो शायद क्रिएशन स्टेट में होगा DynamoDB का टेबल। कंसोल भी विजिट करके देख सकते हैं। रिफ्रेश कीजिएगा इसी को। ये आपके जो है ना जितने थे फंक्शंस वो सारे आ गए, और देखें ये सारे के सारे बेसिकली वर्किंग जो है उसके अंदर एक कंडीशन में 4 मिनट पहले जो है ये क्रिएट हुए हैं। इसी तरह से आपका एपीआई गेटवे भी क्रिएट हो गया होगा। DynamoDB देखेंगे तो वो क्रिएशन स्टेट में होगा। ठीक है, ये अच्छा ये क्रिएट हो गया है। तो अभी ये पता नहीं कहाँ रुका हुआ है स्क्रिप्ट। मेरे ख्याल में अभी हम इस पर काम करते नहीं है, किसी बीच में किस स्टेट में हुआ तो जाए गड़बड़ हो जाएगी। हो गया? जी सर। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, अब हमारे पास एपीआई गेटवे की जो है ना वो आ गई होगी यूआरएल। अच्छा वो प्रिंट नहीं करवाई थी? नहीं नहीं, ये हो ही करवाई गया ना हुई है, सर ठीक है, लास्ट। करवाई हुई है। ठीक है, हम इसकी मदद से जो है वो बेसिकली हमें पता है कि / जो है लिब के अंदर हमारे पास एंड पॉइंट है ना सर। गेट। नहीं, ये तो इसकी आईडी है, ये इस नाम से रजिस्टर हुआ है, ये इस नाम से रजिस्टर हुआ है लैम्डा। वापिस आएगा कोड में आएगा सर पाजी, थोड़ा सा नीचे आइएगा जहाँ एपीआई गेटवे हमने रजिस्टर किया ना वहाँ हमने बताया कि जो है बेसिकली जैसे हमने ये बताया कि जो यूआरएल है उसके ऊपर अगर मैं जो एपीआई गेटवे बना है वो बना है एपीआई नेम सिंपल बुक्स है, बुक्स एपीआई है। थोड़ा सा नीचे आएगा, बुक्स के नाम का जो है ना वो है /बुक्स, और उस पर जो है ना गेट करेंगे तो हमें सारी बुक्स मिलनी चाहिए, जो कि अभी कोई भी नहीं। देखिएगा /बुक्स करिएगा PROD से आगे। ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी बुक नहीं है डेटाबेस में तो उसने हमें एम्प्टी एरर दे दी। अभी DynamoDB के इंटरफेस से ही अगर आप जो है एक बुक क्रिएट कर देंगे तो सेम जो एंड पॉइंट है ये आपको एक बुक रिटर्न कर देगा। यहाँ आइटम्स में आइएगा, टेबल लेफ्ट में आइटम्स है टेबल के नीचे यहाँ पर जी। अब इसमें टेबल सेलेक्ट कर लें आप बुक्स का। हाँ, अब आपके पास एडिट विंडो आ गई, यहाँ पर जो है आप क्रिएट आइटम में आ जाए। अच्छा ये याद रखिएगा ये डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, इसके अंदर आप जो है बुक आईडी कुछ भी डाल दें आप इसमें कुछ भी एट्रीब्यूट्स, ये बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस की तरह नहीं है कि आप जो है कुछ भी जो है ना आप जो है मतलब पहले स्कीमा डिफाइन करेंगे और उसी स्कीमा के मुताबिक डेटा आएगा। तो एक ही जो है टेबल के अंदर यहाँ पर DynamoDB में कार, ट्रक, स्टूडेंट कोई भी डेटा आप ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट नेम, ऐड न्यू एट्रीब्यूट नीचे सरकार से ऐड न्यू एट्रीब्यूट, यहाँ से आप स्ट्रिंग टाइप का कोई भी नंबर टाइप का कोई भी नया एट्रीब्यूट ले सकते हैं। एट्रीब्यूट का नाम बता दें कि जो है ना एज है, या स्टूडेंट नेम है, या बुक नेम है, बुक टाइटल है। तो याद रखिएगा ये स्कीमा लेस कहलाते हैं, कि इसका मतलब ये नहीं होता कि स्कीमा कोई नहीं है, बस ये होता है कि इनका डिजाइन टाइम पर कोई स्कीमा नहीं होता।
और ये बाउंडेड नहीं होते कि एक ही स्कीमा एक कलेक्शन या एक टेबल में रखेंगे आप डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस में। कुछ लाइब्रेरियां होती हैं, जैसे अगर मोंगोडीबी के साथ आप बात करें तो मोंगूज है, जो इन्फोर्स करता है कि आप पहले स्कीमा बताएं और उसी स्कीमा के मुताबिक डेटा स्टोर होगा। डायनामोडीबी में डायनामूज है जो कि इंस्पायर्ड है मोंगूज से। तो इस तरह के कुछ लाइब्रेरीज हैं जो आपको इन्फोर्स कर देती हैं। अदरवाइज डेटाबेस इंजन जो है ऑन इट्स ओन जो है ना, वो आपको अलाउ करता है कि आप जो है उसमें कोई भी एक फ्लेक्सिबल जो है वो ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं और देन जो है वो यूआरएल हिट करते हैं। अब हमारे पास एक बुक आ जानी चाहिए, ठीक है, जो अभी आपने क्रिएट की। इसी तरह से हम जो है बेसिकली क्रिएट बुक का जो है यानी जो स्लैश बुक्स के ऊपर पोस्ट का फंक्शन कॉल करके उसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ डेटाबेस में स्टोर हो जाए। ये पोस्टमैन से प्रैक्टिस करके देख लें आप। एक की आपने लाजमी भेजी है जो बुक आईडी है। सर इसका नाम बुक आईडी होगा। जो प्राइमरी की है ना उसका नाम बुक आईडी होगा। जी बिल्कुल। बाकी अब आप कोई भी की भेज सकते हैं, उसकी कोई भी वैल्यू भेज सकते हैं। इसके अंदर जो है आपने कोई एक यूनिक की भेजनी है जो कि 1 नहीं हो सकती क्योंकि 1 क्रिएट हो चुका है। जी ठीक है। अब ये मसला है कि इसमें हुआ क्या, तो हम चलते हैं कंसोल के ऊपर। इसको अगर कोई ऐसा लैम्डा में आपके साथ मसला आएगा तो आप क्या करेंगे, लैम्डा के आप जो है वो कंसोल पर आए। ऐड बुक का था तो ऐड बुक में है। यहाँ आप देखेंगे मॉनिटरिंग का टैब होगा, मॉनिटर का। इसमें जाइए, क्लाउड वॉच के लॉग्स देखिए। अगर जो है ना आपने कुछ एरर लॉग्स करवाए या जो है कुछ क्रैश हुआ है तो वहाँ पर लॉग्स में आपको कुछ हेल्पफुल जो है व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच देखेंगे तो आपको कुछ मीनिंगफुल जो है आपको शायद डेटा मिल जाए कि एक्चुअली कोड में आपके हुआ क्या प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तो सर्वर पे रन हो रहा है, क्लाउड में रन हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या। तो अब इसका मतलब है मुझे लॉग्स देखने की जरूरत है कि उस वक्त क्या जो है ना बेसिकली कोई सर्वर पे एरर लॉग हुआ, कुछ हुआ। एरर टाइप रन टाइम इंपोर्ट मॉड्यूल एरर। कांट फाइंड मॉड्यूल यूयूआईडी। ओके सर कासिम देखिएगा यूयूआईडी जो है ना पैकेज डॉट जेसन में नहीं है क्या? जी सर। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता था कि जो है ना ये मसला आता। हाँ नहीं, नीचे आएगा डेव डिपेंडेंसीज एंड डिपेंडेंसीज। हाँ नहीं है। आप एक काम करिए सकासम, यहीं कंसोल में ना npmi UUID कर दें और फिर जो है ना अपलोड कर दें और अवेश को नोटिफाई करवा दीजिएगा कि इसमें ना ये है। तो एक पुल रिक्वेस्ट बना के आप कर दीजिएगा या अवेश खुद जो है ना इसको वहाँ प्रोजेक्ट को अपडेट कर दें। ठीक।
कंसोल में आप यहीं से कह रहे हैं, यहीं चला दें। आप जो है ना, नहीं यहाँ के नहीं, बेसिकली आपके टर्मिनल में npmi और जो है UUID स्पेस माइनस माइनस सेव कर दीजिएगा, और देन जो है माइनस माइनस सेव करके फिर CD के डिप्लॉय कर दीजिएगा। माइनस अच्छा माइनस पहले ना, डैश लेकिन आपको माइनस माइनस डेव नहीं है, ये प्रोडक्शन में डिप जाना है। माइनस माइनस सेव माइनस माइनस नहीं सेव सेव सेव। सेव। अब जो है ना, आप वो टेबल डिलीट करते हैं अपना, वरना फिर हम CD के डिप्लॉय करेंगे तो वो फिर एरर आएगा। और सारे जो है ना लेमडा भी डिलीट होंगे, सारा API गेटवे भी डिलीट होगा। इसमें हमने वर्जनिंग शायद ट्रू नहीं की, इस वजह से तो ये एरर नहीं आ रही। नहीं नहीं, वर्जन है बेसिकली, वो जो है सेम नाम का रिसोर्स हो नहीं सकता ना, सेम नाम का टेबल दोबारा नहीं बन सकता। API गेटवे और लेमडा भी डिलीट कर। आई थिंक पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा OS क्रैश हो गया था। असल में कोई विंडोज ड्राइवर जो डिस्प्ले ड्राइवर की कोई जूम से जो है वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं मुझे। जूम पे ज़्यादा देर रहूँ तो OS क्रैश हो जाता है, ब्लू स्क्रीन आ जाती है। एनीवेज हमने डिप्लॉय पे लगा दिया है। अच्छा नहीं लेट्स सी सर, 2 मिनट में। जी नहीं हम सर, कासिम कुछ कह रहे हैं? जी सर, हमने डिप्लॉय किया था लेकिन दोबारा कुछ एरर आ रहे थे लॉक में, तो मैंने पूरा अच्छा डिस्ट्रॉय ओके, करके दोबारा से डिप्लॉय कर देते हैं। हाँ ये अच्छा किया आपने, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे रिसोर्स हमने असल में हार्ड कोडेड नेम दिए हुए हैं ना, हमने कुछ वो नहीं दिए हुए कि रैंडमली जनरेट हो रहे हो। API गेटवे और लैम्डा हर चीज का नाम हमने हार्ड कोडेड दिया हुआ था, तो वो अक्सर उन चीजों पे क्रैश कर जाता है। जैसे सेम नाम के 2 टेबल नहीं हो सकते एक इनबाउंड एक ही रीजन में आपके DynamoDB के अंदर, तो इस तरह की दूसरी चीजें भी है।
ये अब हट चुका है, आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाए। अच्छा मुझे सर ये UUID यहाँ दिख तो रहा है। सर अभी आपने किया है तो आया है, पहले नहीं था। अभी आपने NPMI किया है तो आया है ये। सही सर। सर में ये बता देंगे बिलिंग वगैरह को हम किस तरह कंट्रोल करेंगे? बिलिंग कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जो आप रिसोर्सेज डिलीट करना चाह रहे हैं आप उसको याद रखें, हमेशा डिलीट करना, सरकासिम की तरह भूल ना जाएं आप। और देखें, दो चीजें होती हैं, एक आप सॉफ्टवेयर हाउस में तो ऑब्वियसली ये चीजें नॉर्म नहीं होती कि आप कोई रिसोर्स डिलीट कर रहे होंगे। उसके लिए वहाँ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स होते हैं जो खुद वॉच कर रहे होते हैं चीजें कब जो है ना डिलीट होनी चाहिए, कब क्रिएट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट लाइफ में या जैसे सर कासिम और हम टीचिंग कर रहे हैं, इस सूरत में जो है ना बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आपको जो है ना CDK डिप्लॉय जरूर करना चाहिए। अदरवाइज जो है ना आपको जो है वो उसके रिpercussions ये होंगे कि आप ओवर बिल हो सकते हैं। तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि बिलिंग अलार्म लगा लें आप। उसमें जो है बिलिंग अलार्म आप एक सेट कर लें कि अगर जो है आपकी मंथली स्पेंडिंग आप देख रहे हैं कि आपके टेस्ट और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो $5 पर मंथ से ऊपर नहीं जाते, तो आप $5 $10 का एक बिल लगा लें, अलार्म लगा लें कि बिल अगर इससे ज़्यादा जाए तो आपको ईमेल आ जाए। उस सूरत में फिर भी आपको एक जो है ना वो रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। दोबारा हमें रन की कमांड चलाने की नीड है या जस्ट डिप्लॉय कर दें सर? npm बिल्ड करने की जरूरत तो नहीं है आपको, लेकिन ये तो लग रहा है कि कुछ सारे मॉड्यूल हो गए, पहले भी यही मसला था। npm बिल्कुल। आई करिएगा सर दोबारा, npm आई करिएगा सर। वो तो ये कह रहा है, फिर वही शिकायत कर रहा है जो पहले बिल्कुल शुरू में आई थी। क्या हो गया? npm की स्पेलिंग का मसला था, nmp हो गया। ये फिर इसने यही कंप्लेन की कि इसमें npm मॉड्यूल्स नहीं है। अरे तो उड़ कैसे गए थे ये? पता नहीं सर, फोल्डर तो वहीं मौजूद है। हाँ मैं खुद हैरान हूँ। चलें डिप्लॉय कर लेते हैं, खैर है। मे भी UUID वाले जो CDK डिप्लॉय ने ना उड़ा दिया, सही आई डोंट नो, एंड होना तो नहीं चाहिए। UUID वाले को भी देख लें, क्या पता ना नहीं हो। नहीं 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 सर, वो हो गया, वो पैकेज डॉट जेसन में मौजूद है, उसकी जरूरत नहीं है। देखें पैकेज डॉट जेसन में जो है ना मौजूद है ना UUID, जो भी पैकेज डॉट जेसन में वो लाजमी होगा। बस सही हो गया है ये, बस CDK डिप्लॉय कर दो। खैर जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है तो हमने जो है बेसिकली इत्तेफाक से अभी बग की सूरत में हमने ये देखा कि अगर आपके पास डिबगिंग की जरूरत हो तो आप सबसे सस्ता तरीका क्या है जिसके आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, कि आप क्लाउड वॉच में जो है वो
लॉग्स की मदद से देख सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो है वो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के बहुत सारे टूल्स आते हैं, जो आपकी ऐप में कोई एरर आए या ऐप क्रैश हो तो वो आपको नोटिफाई करवा देते हैं ईमेल, एसएमएस के जरिए, या स्लैक चैनल पे मैसेजेस आ जाते हैं। तो बेसिकली आप वो जो है वो जैसे सबसे पॉपुलर आजकल जो है वो बहुत मार्केटिंग करें, डेटा डॉग के नाम से जो है एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत पुराना इंडस्ट्री में बहुत माना जाना है न्यू रेलिक के नाम से, वो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसके अलावा आप अपने कस्टम भी बना सकते हैं, जिसमें जो है आप जो है ओपन टेलीमेट्री है और इस तरह के दूसरे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप जो है प्रोबिंग कर सकते हैं सिस्टम की, कि एप्लीकेशन की हेल्थ को वॉच करते रहें वो, और इसके अलावा सिस्टम के मैट्रिक्स को वॉच करते रहें और आपके एक दूसरे सर्वर पे पुश करते रहें ताकि आप उनको डेटाबेसेस में स्टोर करते रहें। तो बाद में कभी जो है पोस्ट एनालिसिस में किसी इंसिडेंट्स के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है वो डेटा। क्लाउड वॉच जो फ्री में है, क्लाउड वॉच जो है अमेजोन की मॉनिटरिंग सर्विस है, जो हर सर्विस को जो है बेसिकली इसके साथ इंटीग्रेट हो सकती है, और उसका डेटा जो है ये आपको मॉनिटरिंग में और बहुत से डैशबोर्ड्स में जो है प्रोवाइड करती है फ्री में। कुछ कम जो है आपको एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, और जब आप पेड इंस्टेंस पे जाते हैं, पेड फीचर्स में जाते हैं क्लाउड वॉच के, तो आपको बहुत सारे जो है एडिशनल जो है एट्रीब्यूट्स मिलते हैं मॉनिटरिंग के लिए। क्रिएट आइटम सर। URL असल में सर reset। आपकी यूआरएल चेंज हो गई होगी। /books लगा के, हाँ ये भी सही है। इसको पॉज के जरिए हम कर लेते हैं, पॉज जी बिल्कुल। फिर दोबारा। स्टिल इंटरनल सर्वर एरर, दोबारा लॉग्स देखते हैं वहाँ चल के DynamoDB में, सॉरी लैम्डा में। अब क्या मसला है? ऐड बुक में आइएगा, लास्ट वन लास्ट वन लास्ट वन, मॉनिटर, व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच। जी इस पे क्लिक करते हैं। रन टाइम है सर। इंपोर्ट एरर है, फिर कोई अगेन दोबारा इसको एक्सपेंड करिएगा नॉट्स को। क्या एरर आया? यूयूआईडी अभी भी नहीं मिला इसे, ये कैसे हो सकता है? ऐड बुक में यूयूआईडी नहीं मिल रहा है इसे। अच्छा एक काम करिएगा, कोड में आइएगा,
होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसमें लैम्डास के फोल्डर में जाएगा क्या? वहाँ देखिएगा पैकेज डॉट जेसन है। यहाँ भी जी यहाँ मैंने देखा था सुबह में पैकेज डॉट जेसन थी, इसमें होना तो नहीं चाहिए यूआईडी कॉलन एस्पेक्ट, यहाँ भी मौजूद तो है ये डिपेंडेंसी। अच्छा एक काम करते हैं, इस फोल्डर में npmi करके देखते हैं कि इस फोल्डर से मसला हो रहा है क्या। हालांकि यहाँ होना नहीं चाहिए। पैकेज जो वो होता है बेसिकली, क्या नाम है इसका, कंट्रोल टिल्डा कर दें, कंट्रोल टिल्डा, यहाँ पे एक टर्मिनल VS कोड में खोल देगा। हाँ बिल्कुल, cd स्पेस लैम्डास, cd स्पेस लैम्डास। यहाँ npmi करके एक दफ़ा फिर जाना, वहाँ से डिलीट करके फिर डिप्लॉय करके, cd के डिप्लॉय डिस्ट्रॉय करके फिर दोबारा डिप्लॉय करके देखते हैं। होना नहीं चाहिए लैम्डास में जो है ना। असल में लैम्डा की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो वो है लैम्डा, ये आपके नोड मॉड्यूल्स अपने साथ जिप करके ले जाती है। बाकी तमाम जो क्लाउड फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे AWS का इलास्टिक बीन स्टैक है, हिरोकू है, एजर का जो है वो एजर सर्विसेज है, क्लाउड सर्विसेज, ये तमाम जो है पैकेज डॉट जेसन रूट पे देखकर जो है पैकेज डॉट जेसन के मॉड्यूल्स को जो है इंस्टॉल करती हैं जब जब सर्वर रीस्टार्ट होता है। सॉरी रीस्टार्ट नहीं, जब जब सर्वर नया क्रिएट होता है, तो उस वक्त जो है ना ये बेसिकली आपके पास वो होती हैं, री इंस्टॉल होती हैं। लेकिन जो आपकी लैम्डा है, इसके साथ जो है जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं, ये आपके साथ बंडल होके जिप होके चले जाते हैं। तो ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स में जो है ना ये आपके मौजूद इस वक्त होने चाहिए जब ये अपलोड हो रही है। लेकिन मुझे हैरत यह है कि नोड मॉड्यूल्स रूट के जाने चाहिए थे, या मे बी ये CDK के लिए। लेट्स सी, शायद इससे मसला हल हो जाए। अच्छा जो टर्मिनल पे कमांड की सरकाज़म देखिए, कितने npm मॉड्यूल इंस्टॉल हुए थे इसमें? AWS CDK और जो है वो SDK और वो दोनों इंस्टॉल हुए 16 हैं। पैकेज 16 पैकेजेस इंस्टॉल हुए, ठीक है। मौजूद है नाम तो इंस्टॉल तो हो जाना चाहिए। लेट्स सी, फिर दोबारा डिप्लॉय। जी दोबारा डिप्लॉय तो करना पड़ेगा अब हमें।
जी सर। सैनाम आप मौजूद जी हैं? भैया क्या हुआ, कहाँ पहुंचे जी हम? सॉरी मैं एक दो ऑडियो सुनने लग गया था। हो गया सर। हो गया, हाँ। तो वो इसका मतलब है कि हमें npmi लैम्डास के फोल्डर में, जैसे मैंने बताया कि एक्चुअली मुझे थोड़ी देर से याद आया कि लैम्डा के लिए जरूरी है कि जो मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स जो है बेसिकली उसके साथ उसमें इस्तेमाल होने, वो जिप का पार्ट हो जो लैम्डा अपलोड हो रही है। तो इसलिए इसका मतलब है कि लैम्डास का जो भी फोल्डर है या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, उसके नोड मॉड्यूल्स हमें उसके साथ इंस्टॉल करना है, फिर जो है हमें सीडीके डिप्लॉय करना है। तो ये बात हमारी गिरह में बांधने की है। तो हाँ, इसका मतलब है हमें अब इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट कंप्लीट है, बस हमने एनपीएमआई नहीं किया था। जी सर। बाकी तो सर सारी टेस्टिंग हमने लास्ट क्लास के अंदर की थी, एक एक यानी राउट के ऊपर इंसर्ट करवाना, अपडेट करवाना, डिलीट करवाना। एग्जैक्टली exactly, वो मेरा ख्याल है कि इनमें से इनसे ही पूछ लेते हैं, अगर किसी को जरूरत महसूस हो रही है तो अपडेट या डिलीट की प्रैक्टिस करके देख लें। अदरवाइज हमने दूसरे की एपीआई पे किया था तो इसमें भी चलेगा। जी बच्चों, सर आपकी बैटरी लो हो रही है काफी। जी सर, मैं अभी लगा लेता हूँ। बाकी हमने ग्राफक्यूएल को भी यानी एक्सप्लोर लास्ट क्लास में ही कर लिया था, जो नेक्स्ट हम एग्जैक्टली लोग exactly, का। मैं यही सोच रहा था कि आज हम बच्चों को पकाने के बजाय थोड़ा जल्दी जो है ना वो ऑफ कर दें तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि बच्चे भी पक जाएंगे, हम इतनी दफा रिपीट कर चुके होंगे। इनसे पूछते हैं, अगर इनमें से किसी को जरूरत महसूस हो रही है तो हमारा काम है सेटिस्फाई करना। तो एजुकेशनली अब वो बोले कि जो है ना मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे $10,000 ट्रांसफर कर दो, तो वो तो नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अगर इन्हें जरूरत महसूस हो रही है तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो है फिर हम अर्ली जो है अडॉप्ट करेंगे। जी हमजा, आतिफ, कोई सवाल है आपका? आई थिंक सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। बस तो फिर सर इनसे एक दो सवाल करते हैं ग्राफ क्यूएल के, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा इनकी बेस कितनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग। ऑलरेडी माशाल्लाह हमसे ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। हम इस दौर में इतने जो है ना लाइफ नहीं थे, ये माशाल्लाह ज्यादा ही लाइफ है। तो शायद इससे इंफॉर्मेशन का भी है कि इंफॉर्मेशन का आज हमारे दौर में इतना रेडीली अवेलेबल नहीं थी। मेरे दौर में, आप तो खैर बहुत छोटे हैं मुझसे भी, इवन बुक्स के लिए भी हमें उर्दू बाजार जाना पड़ता था, चंद मखसूस दुकानें होती थी। तो वो जो है इंफॉर्मेशन आज फिंगर टिप पे सबकी मौजूद है, तो माशाल्लाह जो है वो बच्चे हमसे ज्यादा सीख भी चुके हैं अपनी एज के लिहाज से। तो ग्राफक्यूएल के सर सवाल पूछ लें इनसे, बच्चों से पता लग जाएगा और फिर उसके बाद हम आपको। और जी हाँ, अगली क्लास का बैकग्राउंड बता दें कि हम अगली क्लास में क्या करने जा रहे हैं और इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या करके लाएंगे घर से। बिल्कुल। तो हमजा, मुझे आप बता सकते हैं कि स्कीमा वगैरह क्या होता है ग्राफक्यूएल का? हमजा, मोहम्मद आतिफ। नहीं सर, बिल्कुल सब खामोश होकर बैठे हैं कि माइक ही नहीं खोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी दोबारा से एक छोटी सी जो है ना हम वो बहुत 10 मिनट की वो कर देते हैं, ये रिवीजन के जो है बेसिकली टाइप क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, म्यूटेशन क्या होती है, और फिर इस पर रैप अप करके हम अगली क्लास का बता देते हैं और खत्म करते हैं। जी सर बिल्कुल। तो स्कीमा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कि किस तरह आपको डेटा उठाना है, किस तरह क्लाइंट को देना है। तो स्कीमा सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि हम सर्वर पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर पे मौजूद होता है आपका स्कीमा। उसके बाद इस स्कीमा से आपकी बैकएंड के ऊपर दूसरी एपीआई भी कनेक्ट हो सकती है, कोई डेटाबेस भी कनेक्ट हो सकती है, और दूसरी यानी जो भी आप स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर डेटाबेस उठ के इसमें आएंगी,
ये स्कीमा रिस्पॉन्सिबल है कि आपका यानी कॉन्ट्रैक्ट है कि क्लाइंट को ये डेटा प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट भेजता है और उस रिक्वेस्ट में बताता है उसको सिर्फ कौन से लेबल्स चाहिए, कौन सी कीज वैल्यू पेयर चाहिए, सिर्फ वही डेटा स्कीमा रिटर्न करता है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ें हैं कि प्रोटोकॉल हमारे पास वही है कि आप ऑथेंटिकेशन कीज के साथ कोई चीज़ इंसर्ट करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं या रिट्रीव करवाते हैं। तो रिट्रीव करवाने के लिए नॉर्मली हम जो यानी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं वो होता है गेट। इसी तरह कोई चीज़ इंसर्ट करवाने के लिए हम पॉज का मेथड इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ अपडेट करवाने के लिए पुट का मेथड। और एक और कौन सा था सर? दूसरा भी एक और था ना, पुट था, पैच सर। पेज का। और इसी तरह डिलीट करवाने के लिए डिलीट का हमारे पास प्रोटोकॉल था। तो हमारे पास स्कीमा के अंदर या जो भी हम क्लाइंट से क्यूरी भेजते हैं वो दो टाइप की होती है। पहली क्यूरी, क्यूरी में सिंपल आप कोई डेटा मंगवाते हैं। दूसरा हमारे पास होता है मोटेशन। मोटेशन के अंदर डिलीट, अपडेट या फिर आपके तीसरे क्या एक और यानी हो सकता है, डिलीट, अपडेट और क्या होगा एक और इंसर्शन ऑपरेशन? सर, क्रिएट। क्रिएट, ठीक है। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये तीनों ऑपरेशन आप मोटेशन में करवाते हैं। इसी तरह एक सब्सक्रिप्शन होती है, तो उसमें आप लाइव डेटाबेस वगैरह से खेलते हैं, तो उस टॉपिक को अभी तक हमने इतना नहीं छेड़ा। तो ये तीन टाइप की आपके पास टाइप हैं जो आप क्यूरी करते हैं क्लाइंट के ज़रिए। ये जाती है सर्वर पे, सर्वर पे आपका स्कीमा होता है और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट के दरमियान, किस तरह डेटा भेजेगा, और दूसरा बैकएंड पे जो डेटाबेसेस हैं उनसे डेटा किस तरह उठाएगा। तो बस ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपकी GraphQL का। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको स्टेप 05, जिसके अंदर आपको यही वाला काम जो रेस्ट एपीआई बनाई है, यही सारे प्रोटोकॉल उसमें होना चाहिए, यही सारे काम होंगे सिंपल एक यूआरएल से। तो ये काम आपको नेक्स्ट क्लास में करना है। सबसे पहले तो कोशिश ये करनी है कि यही वाला काम आप अपने सिस्टम पे चला के देखें। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रेस्ट एपीआई वाला ये जो कोड अभी हमने किया है, इस कोड को आप अपने सिस्टम पे चलाएं, अपडेट करें और फिर देन आप मूव होंगे स्टेप 05 की तरफ, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास के लिए असाइनमेंट होगा। सैनाम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल हमें जो है ना इन बच्चों से एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगली क्लास में जो आज काम किया है रेस्ट एपीआई पे, इसको AWS की एपसिंक वाली सर्विस को यूज करते हुए जो है ना GraphQL पे इम्प्लीमेंट करके इन्होंने जो है बेसिकली अप्लाई करके लाया। मतलब अपोलो सर्वर क्रिएट नहीं करना इन्होंने लैम्डा में, बल्कि एपसिंक की जो है वो सर्विस को यूज करना है GraphQL एपीआई के। जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी सर, सॉरी आप। नहीं बस सर, आप बस जो ऑर्डर दें उसके मुताबिक। नहीं बस आज के फिर इतना ही रखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं अगले कोड के साथ, जिसमें जो है हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग बना के लाएं और आप में से कोई डेमो करवा रहा हो। अदरवाइज जो है फिर जाहिर सी बात है, जैसे आज किया हमने, तो हमें फैकल्टी का ही किसी का बना हुआ कोड डिस्कस हो रहा हो, तो इसमें फिर आप लोगों की बेटर लर्निंग। देखें, एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बाय प्रैक्टिस जो है वो आती हैं। आप जब क्लास में बैठे होते हैं ना, तो आपको लग रहा होता है कि यार ये तो सब बाकी बच्चों वाला काम है। लिटरली ये बच्चों वाला काम है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो डेली प्रैक्टिस करेगा। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, जब डिस्कस हो रहा है ना, तो बार बार वोकैबुलरी डिस्कस हो रही है तो आपके जहन में आ जाती है। असल प्रॉब्लम आपको उस वक्त पता लगते हैं जब जो है ना, जब आप प्रोग्राम करने बैठते हैं, उस वक्त ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना आपके घंटों बर्बाद कर देती हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब वो उसका मजा ही कुछ और होता है। लेकिन मतलब उस पेन का ना जब रिजॉल्व हो जाता है, तो वो फिर जॉय ही अलग है, वो खुशी, वो लहर बिल्कुल अलग होती है जब आप जो है ना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हुए इवेंचुअली प्रो की तरफ जा रहे होंगे। तो प्लीज जो है प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। वी नो के जो है बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो पेड है, और जो है जाहिर सी बात है पेड से मुराद है AWS पे। फ्री अकाउंट के लिए भी आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, तो कुछ भी करके कोशिश करके किसी तरह से फ्री अकाउंट जरूर बनाएं और जो है प्रैक्टिस जरूर करें। लिटरली यकीन माने कि जो है आज भी मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो वो लिटरली ये डिस्कस कर रहे थे वो कि बहुत मतलब थोड़े तजर्बे वाले को भी जो है ना 200,000 प्लस की जॉब्स की
ऑफर लिए बहुत अच्छे इदारे मौजूद हैं। उबर का ऑफिस कराची में मौजूद है, उबर वाले बहुत डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं, और इस तरह से दूसरे बड़े बड़े इदारे हैं जो कि जो है वो बेसिकली अच्छी मैन पावर जिनका आईक्यू लेवल अच्छा हो, भले एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो, उन्हें जो है ना वो चलेगा, आईक्यू लेवल अच्छा हो, ऐसे रिसोर्स ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास पोर्टफोलियो हो, आपने अपना काम जो किया हुआ है वो दिखाने के लिए, तो लिटरली आप बहुत अच्छी जॉब चंद महीनों में जरूर जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।